गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेटा डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था भाषा, लिपि और व्याकरण में भाषा के बारे में कल हमने अध्ययन किया था। आज हम अगला टॉपिक लेंगे लिपि। लिपि क्या होती है। उससे पहले भाषा के बारे में वापस एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ कि भाषा क्या होती है। हम मन के भावों या विचारों को क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो वो क्या होती है, भाषा कहलाती है। अब लिपि पर आ जाते हैं। लिपि भाषा का प्रयोग करते समय हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन चिन्हों को प्रयोग में लेते हैं, वो क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। जैसे भाषा का प्रयोग करते समय हम सार्थक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। इन्हीं मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर व्यक्त किया जाता है वे क्या कहलाती हैं, लिपि कहलाती हैं। हम जो भी बोलते हैं, जो भी भाषा बोलते हैं, वो भाषा जब हम लिखते हैं, उन ध्वनियों को हम लिख करके प्रयोग करते हैं, और लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो चिन्ह हमारे क्या कहलाते हैं, लिपि कहलाते हैं। परिभाषा के रूप में हम कैसे व्यक्त करेंगे इसको कि किसी भाषा के लिखने की विधि को क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। अब प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपियां होती है। हर भाषा की क्या होती हैं, अलग अलग लिपियां होती हैं। मतलब लिखने के चिन्ह उनके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उसमें जैसे हिंदी, संस्कृत और गुजराती, हिंदी, संस्कृत और गुजराती। हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। वैसे ही संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। गुजराती भाषा की लिपि भी कौन सी है, देवनागरी लिपि है। और पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू और फारसी भाषा की लिपि कौन सी है, फारसी है। और फ्रेंच, अंग्रेजी और जर्मन, इन सभी भाषाओं की लिपि कौन सी होती है, रोमन लिपि होती है। इन सब के नाम याद करने जरूरी है। एक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं इनके नाम कि हिंदी की लिपि का नाम क्या है, संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है, गुजराती भाषा की लिपि कौन सी है, उर्दू की लिपि कौन सी है। इस तरह से परीक्षा में आपके प्रश्न आ सकते हैं। एक बार वापस लिपि को देख लेना कि लिपि क्या होती है। हम जो भी ध्वनियां बोलते हैं, भाषा के लिए जो भी ध्वनियों का, जिन भी ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, उन मौखिक ध्वनियों को जब हम लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो चिन्ह क्या कहलाते हैं, हमारे लिपि कहलाते हैं। परिभाषा क्या होगी इसकी, किसी भाषा के लिखने की विधि को क्या कहा जाता है, किसी भी भाषा के, ये नहीं कि हिंदी, किसी भी भाषा के लिखने की विधि जो होती है, लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। और प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अलग अलग चिन्हों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदी को लिखने के लिए अलग चिन्ह प्रयोग करते हैं हम, अंग्रेजी को लिखने के लिए अलग चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उर्दू को लिखने के लिए अलग चिन्हों का प्रयोग करते हैं, और पंजाबी को लिखने के लिए अलग चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो उन जो चिन्हों का प्रयोग करते हैं उनको क्या दे दिया गया है, अलग अलग नाम दे दिया गया है। जैसे हिंदी, संस्कृत और गुजराती लिखते हैं तो उसके लिए कौन सी लिपि, उनका उस लिपि को क्या नाम दिया है, देवनागरी लिपि। पंजाबी के लिए गुरुमुखी, उर्दू और फारसी के लिए फारसी लिपि। और फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन भाषा में किस लिपि का प्रयोग किया जाता है, रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। एक बात आपको बता दें कि हमारे जो भारत देश है इसके अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। भाई अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में क्या किया जाता है, अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो अधिकांश हिस्से हैं भारत के अधिकांश हिस्सों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, और हिंदी भाषा को ही क्या किया जाता है, समझा जाता है। तो इसीलिए क्या किया गया, संविधान में, हमारे संविधान में क्या किया गया, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी भाषा को संविधान ने क्या कर दिया, राजभाषा घोषित कर दिया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को क्या घोषित कर दिया, संविधान ने राजभाषा घोषित कर दिया गया। और इसी उपलक्ष्य में हम हर वर्ष 14 सितंबर को किस रूप में मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं।
प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखना है इस चीज को। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि हिंदी जो भाषा है वो हमारे भारत में अधिकांश हिस्सों में समझी जाती है और बोली जाती है। ठीक है, ये तो हमारा था हिंदी भाषा के लिए और लिपि के बारे में। एक होती है हमारी बोली। बोली क्या होती है? बोली किसे कहते हैं? तो इसके लिए जैसे भाषा जो होती है वो विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा क्या होती है? विस्तृत क्षेत्र में, बड़े भाग में बोली जाती है। और बोली का प्रयोग क्या होता है? सीमित क्षेत्र में किया जाता है। बोली का प्रयोग क्या होता है? सीमित क्षेत्र में किया जाता है। जैसे प्रत्येक 10 किलोमीटर के बाद क्या होती है? बोली अलग बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। लेकिन भाषा क्या होती है? एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। बोली को भाषा का क्या माना जाता है? प्रारंभिक रूप माना जाता है। बोली को भाषा का क्या माना जाता है? प्रारंभिक रूप। प्रारंभ में सबसे पहले बोली आई थी, उसके बाद में किसका निर्माण हुआ था? भाषा का निर्माण हुआ था। हर 10 किलोमीटर में क्या होती है? बोली बदल जाती है। हर 10 किलोमीटर में क्या होती है? बोली बदल जाती है। और एक और बात बोली के लिए ध्यान में रखनी है कि बोली को लिखित रूप प्रदान नहीं किया गया है। भाषा को क्या किया गया है? लिखित रूप प्रदान किया जाता है, पर बोली को लिखित रूप प्रदान नहीं किया गया है। बोली को हम लिखते नहीं है, सिर्फ बोलने में, मौखिक रूप में ही काम में लिया जाता है। जैसे राजस्थान में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? राजस्थान में मारवाड़ी बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं। तो इनका क्या लिखित रूप है? क्या नहीं होता है। बिहार में जैसे भोजपुरी, मैथिली आदि बोलियों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। प्रश्न आपके आगे कि बोली और भाषा में क्या अंतर होता है? बोली और भाषा में क्या अंतर होता है? तो किस तरह से लिखोगे? भाषा जो होती है विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है और बोली क्या होती है? सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। सीमित क्षेत्र में प्रयोग में आने वाली भाषा को ही क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। जबकि भाषा जो होती है वो विस्तृत या बड़े भूभाग में उसको काम में लिया जाता है, बड़े क्षेत्र में उसको बोला जाता है। ठीक है, भाषा का रूप जो होता है मतलब बदलता नहीं है जल्दी से, जबकि बोली जो होती है हर 10 किलोमीटर में क्या हो जाती है? बदल जाती है। बोली जो होती है उसका लिखित रूप नहीं है, बोली का लिखित रूप नहीं है, जबकि भाषा का क्या होता है? लिखित रूप होता है। ये तो भाषा और बोली में क्या हो गया? अंतर हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी हो गई। भाषा के बारे में हमने पढ़ा है, लिपि के बारे में पढ़ा है, एक हो गया बोली। एक अब आता है हमारा व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है? व्याकरण में हम क्या पढ़ते हैं? तो व्याकरण के द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण से हम क्या करते हैं? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। भाषा को शुद्ध रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे भाषा को शुद्ध रूप से हम पढ़ सकते हैं, कैसे भाषा हम शुद्ध रूप से बोल सकते हैं, इन सब का ज्ञान हमें कौन कराता है? व्याकरण कराता है। इन सभी चीजों के ज्ञान कौन कराता है? इन सभी चीजों के बारे में कौन बताता है हमें? व्याकरण बताता है। तो परिभाषा के रूप में हम कैसे लिखेंगे? जो शास्त्र शुद्ध भाषा बोलना व लिखना सिखाता है वह क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। जो शास्त्र शुद्ध भाषा बोलना व लिखना सिखाता है वह क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। जैसे हमने कोई भी वाक्य, जैसे हम किस तरह से हमें लिंग का प्रयोग करना है, किस तरह से वचन का प्रयोग करना है, किस तरह से कारक का प्रयोग करना है, काल का कैसे प्रयोग करेंगे, इन सब बातों का ज्ञान हमें कौन कराता है? व्याकरण कराता है। स्त्री के साथ में किस तरह के मतलब स्त्री के साथ में कैसे प्रयोग लेंगे लिंग का, पुरुष के लिए पुल्लिंग का प्रयोग करते हैं हम। जैसे हमने एक वाक्य लिखा कि राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। ठीक है, ये वाक्य हमने लिखा। इस वाक्य को मान लो ऐसे लिख दिया जाए, राम विद्यालय जाती है, ऐसे लिख दिया जाए, राम विद्यालय जाती है। तो इस ये
वाक्य माना जाता है। इसका ज्ञान हमें कौन कराता है? इसके साथ में अगर राम पुल्लिंग है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? पुल्लिंग क्रिया भी क्या होनी चाहिए? पुल्लिंग होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है? स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है, स्त्रीलिंग क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो ये हमें ज्ञान कौन कराता है? पुल्लिंग के साथ में पुल्लिंग ही क्रिया आनी चाहिए। इन सब चीजों का ज्ञान कौन कराता है? हमें व्याकरण ही कराता है। तो व्याकरण के बारे में हमने क्या जाना है कि व्याकरण जो होता है हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। ठीक है, अब आगे वापस एक बार हम इन्हीं चीजों का क्या करते हैं? दोहरान कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा हमने लिपि। ठीक है, लिपि क्या होती है? भाषा का प्रयोग करते समय जिन सार्थक ध्वनियों को उपयोग करते हैं और उन मौखिक जो ध्वनियां होती हैं उनको हम जब लिखित रूप में करते हैं, लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। इसकी एक हम सार्थक परिभाषा देते थे कि किसी भी भाषा के लिखने की विधि को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। और प्रत्येक भाषा के लिपि चिन्ह अलग अलग होते हैं। इन लिपियों के नाम हमें याद रखने। हिंदी के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? देवनागरी का। संस्कृत के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देवनागरी का। गुजराती के लिए देवनागरी का। पंजाबी भाषा में गुरुमुखी लिपि का प्रयोग करते हैं। उर्दू और फारसी में फारसी का प्रयोग करते हैं। फ्रेंच, अंग्रेजी और जर्मन में रोमन भाषा का हम क्या करते हैं? रोमन लिपि का प्रयोग करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि हमारी हिंदी जो भाषा है इसको राजभाषा क्यों घोषित किया गया? क्योंकि भारत के अधिकांश हिस्सों में क्या किया जाता है? हिंदी भाषा बोली जाती है और लोगों के द्वारा समझी जाती है। तो जो भी हम हमारे राज्य से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनको करने में क्या होती है? आसानी होती है। इसलिए हिंदी को क्या घोषित कर दिया गया? राजभाषा घोषित कर दिया गया। कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था। और इसी उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर हमने बोली के बारे में पढ़ा था कि सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। आपको इसमें ध्यान रखना है, प्रश्न कई बार आ जाता है भाषा और बोली में क्या अंतर होता है, वो मैंने आपको समझा दिया है, वो आपको ध्यान में रखना है। फिर आ गया व्याकरण। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का क्या कराता है? ज्ञान कराता है। इस तरह से आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, याद करनी है। और अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप बताएं, वापस करें, कमेंट करके बता देना। या फिर जो भी आपको नंबर दिए हुए होते हैं, जो भी आपको ग्रुप में नंबर दिए हुए उन ग्रुप में उसमें आप मैसेज कर करके बता देना। उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ में आएंगे। धन्यवाद।